हेलो बच्चों, कक्षा 12 में गद्य खंड के अंतर्गत जो आपको पढ़ने के लिए कार्य दिया गया था उसमें कुछ अभ्यास कार्य, जो कि अभ्यास कार्य हर पाठ में होता है, जिससे आप उचित जानकारी उस पाठ में जो दी गई है उसको प्राप्त कर सकें और परीक्षा में पूछे जाने पर उसका सही जवाब दे सकें। इसलिए अभ्यास कार्य अवश्य दिया जाता है और वह अभ्यास कार्य आपको तैयार करना है। इस लॉकडाउन के समय में आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे और किस प्रकार से तैयार करेंगे, उसका हम भरपूर सहयोग करेंगे। देखिए, आपके सामने एक पेज खुला हुआ है और यह जो कक्षा 12 में गद्य खंड का में जो कुछ गद्य खंड में हमारे राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिखा गया है और उसका ये पहला प्रश्न है। आप गद्य खंड को सामने देखिए और देखने के बाद उसको देखिए किस प्रकार से क्या इसमें लिखा गया है, पढ़िए और उसके अंदर जो कुछ प्रश्न भी हैं उनके प्रश्नों के उत्तर देना। ऐसा ही आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, कहता है प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप पढ़िए, ध्यान से देखिए। फिर उसके आगे गद्यांश लिखा है। यहाँ पर देखिए का खंड है, का खंड, और उस का खंड में गद्य खंड लिखा हुआ है। गद्य खंड को आप ठीक से पढ़िए। देखिए लिखा है भूमि पर बसने वाला जन और उस जन की संस्कृति। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी है जो, आगे देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में, यहाँ से हम आ जाते हैं। देखिए ये इस प्रकार से, यह सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होगी, अर्थात मूल रहित होगी, अर्थात जड़ से विहीन। फिर आगे देखिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, अंडरलाइन नीचे दी हुई है, देखते रहिए, पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है। यह गद्य खंड था, यह इम्पॉर्टेंट भी है। और कोई भी गद्य खंड होता है उसके अंदर ही उसमें पूछे गए प्रश्न छुपे होते हैं। बस आपको 1-2 प्रश्नों के उत्तर जो आप अपने कला कौशल के आधार पर देंगे वो क्या होते हैं। पहला तो यह होता है कि संदर्भ ऐसा होता है जो आप पढ़े हुए होंगे, आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि संदर्भ में पाठ का नाम, पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ है या शीर्षक है पाठ का, उस शीर्षक का नाम और जिसने इसको लिखा है उसका नाम, यह सब कुछ लिखना होता है। यह आपको पता है तभी लिख पाएंगे। बाकी नंबर दूसरा क्या होता है, व्याख्या जब आपको मालूम है उसको कैसे किया जाना है तभी आप कर सकते हैं। अन्य सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपने इसी गद्य खंड के अंतर्गत, यह जो गद्य खंड है यह इसी गद्य के अंदर ही सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। देखिए इसी से सारे प्रश्न एक फर्स्ट से लेकर के और
10 तक, 1 से लेकर के यहाँ से लेकर के और 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर इसी में हैं। आपको केवल कितने प्रश्नों की अपने आप करने हैं, एक संदर्भ और दूसरा व्याख्या, वो भी रेखांकित अंश की व्याख्या पूछती है। तो जहाँ से रेखा खींची गई है यहाँ से लेकर के एक लाइन ये और दूसरी लाइन सबसे नीचे वाली, इतने ही की व्याख्या आपको करनी होगी। व्याख्या किस प्रकार करते हैं इस पर भी आपको जानकारी देते हैं। व्याख्या जैसा का तैसा भी लिख दिया जाए तब भी अनुचित नहीं है, लेकिन कुछ अपने शब्दों, अपने कला कौशल को बढ़ाना चाहिए। कला कौशल का मतलब ये कि जो कुछ इसमें लिखा गया है कोशिश करिए, यह रेखांकित है, कोशिश करिए कि इसका विस्तार स्वरूप लिखा जाए। अर्थात क्या होगा, अपने शब्दों में अपनी शब्दावली को जोड़िए और थोड़ा विस्तार दीजिए। लेखक का नाम लिखिए, वो हमारी राष्ट्र के स्वरूप पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए, अपने भावों को प्रस्तुत करते हुए यह बात कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अपने कला कौशल का आप परिचय देंगे, यही व्याख्या है। बस थोड़ा सा उस आकार की दृष्टि से, जो आकार होता है गद्य खंड का, जितनी व्याख्या कही जाए उतना ही करिए और आकार की दृष्टि से थोड़ा बड़ा करिए और अपने शब्दों को, अपने विचारों को उसी विषय से रिलेटेड, विषय से जुड़ते हुए शब्दों से, वाक्यों से उसको बड़ा कर दीजिए। बस व्याख्या हो गई। व्याख्या कुछ अलग से नहीं होता है। संदर्भ क्या है, आप हमेशा से संदर्भ करते चले आए हैं। कक्षा 6 से लगभग मैं समझता हूँ कि आपको संदर्भ दिखाया, लिखाया, पढ़ाया गया है। तो आइए आगे देखते हैं कि गद्य खंड से हम किस प्रकार अपने उत्तर छांटते हैं, लिखते हैं। हमने सब कुछ इसमें करके दिया है। एक पहले प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी पर लिख करके आपको दिया है, कॉपी पर लिखा है। अगले पेज नंबर में देखिए, आपको पहला है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक एवं लेखक का नाम यहाँ पर यह प्रश्न है। देखिए शीर्षक और लेखक का नाम। तो हम पेज नंबर 2 में आते हैं। देखिए कॉपी पर हमने पहले से बना रखा है आपको दिखाने के लिए, आपको ठीक से समझाने के लिए। इससे बेहतर मैं समझता हूँ जानकारी आपको नहीं मिल सकती। मैंने सारी जानकारी आपके लिए तैयार कर रखी है। देखिए वही है, यह लिखा गया डॉट डॉट में। यहाँ से देखिए लिखा है भूमि पर बसने वाला, फिर महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यहाँ तक हमने गद्यखंड पढ़ा था। ऐसे डॉट डॉट में पेपर में नहीं आता है, पेपर में सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। आगे देखिए आप पहला जो उधर हमने दिखाया था, उपरयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अभी हमने प्रश्न को पढ़ा था, वही प्रश्न है आपके सामने लिखा गया है। यह आपके कला कौशल के आधार पर ही दिया जाएगा। आपने तैयार किया है तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या लिखें। संदर्भ आपको पता है किस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन इसकी जानकारी आपको अर्जित पहले से ही रखनी होगी। देखिए किस प्रकार लिखा है संदर्भ। यह इसमें लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यांश अर्थात गद्य का खंड या गद्य का अंश या गद्य का कुछ भाग। तो हम यहीं पर इसमें लिखना शुरू करेंगे कि प्रस्तुत गद्य अंश यानी गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप जीवनी पहले से लिख चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पर हो जाता है क्या, 2 चीज़ें। अगर कहता है शीर्षक का नाम और लेखक का नाम लिखिए तो आप सीधे से समझ जाइए कि हमसे संदर्भ पूछा जा रहा है, क्योंकि संदर्भ में ये 2 ही चीज़ें लिखी जाती हैं। अगले बात में अगर प्रसंग आता है गद्य खंड में, हालांकि प्रसंग कभी नहीं पूछा जाता, यह काव्य में ही पूछा जाता है। तो प्रसंग काव्य खंड में पूछा जाएगा तो आप वृत्तांत जोड़ेंगे कि कहाँ से यह वृत्तांत लिया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला उत्तर हो जाता है। यहाँ से आपने शुरू किया तो उत्तर दे दिया, यहाँ पे पहला उत्तर समाप्त हो गया। और उसके बाद दूसरा है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है।
राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। देखिए यहाँ पर लिखा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ये देखो 2 नंबर पर। तो हमने इसका उत्तर आपको दिया है, ध्यान से देखिए। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये यहाँ से दिया, यहाँ से देखिए, यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ से उसके नीचे हमने उत्तर दिया कि राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा कर्तव्य है। बस, और यह आप अपना गद्य खंड, ऊपर गद्य खंड पढ़ेंगे, उसी में आपको उत्तर मिलेगा, वहीं से छांटा गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लिखा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती है वह निर्मूल होती है। अब आप कहेंगे प्रश्न का उत्तर कहाँ से आता है, तो मैं अगर उत्तर आपको दिखाऊं तो आपको आपके ही गद्य खंड में ऊपर मिलेगा कि देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर। अभी देखिए आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। उत्तर आया, आपको उत्तर मिला। और यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 में लिखा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता लेखक ने निर्मूल कहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है, अर्थात मूल रहित है। इसका सीधा सा यहाँ से ये उत्तर मिल जाता है। तो आप सीधी बात समझिए कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं केवल संदर्भ के अलावा सारे उत्तर आपके गद्य खंड में होते हैं। इसलिए आपको यह जो प्रश्न है, इसके सारे प्रश्न हैं, कठिन नहीं लगने चाहिए। आगे देखिए, ये आपको हमने दिखा दिया कि हम किस प्रकार से उत्तर छांट करके जान सकते हैं। आगे देखिए 3 नंबर तक हम कर चुके हैं। 4 नंबर में देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। उसी गद्य खंड में उत्तर छुपा हुआ है। आप कहें तो दिखा भी सकते हैं, अभी दिखा सकते हैं, अभी दिखाया भी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये देखिए आपका यहाँ पर उत्तर समाप्त हो जाता है। उसके बाद उत्तर नंबर 5, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित का अर्थ यही है, ऊपर देखिए कि जो यहाँ पर लकीर खींची गई है, नीचे संकेत दर्ज किया गया है 2 लाइन नीचे की, इसी अंश की व्याख्या करनी है, न कि पूरे गद्य खंड की। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ पर है, आपको अभी करके हमने बता दिया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश में क्या है, लेखक कहता है, यह आप थोड़ा सा शब्दों को और वाक्यों को बढ़ाकर लिखने का प्रयास करेंगे तभी वह व्याख्या मानी जाएगी। लेखक कहता है कि यदि कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर उतना ही अधिक फूलेगा फलेगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम अपनी मातृभूमि के प्रति हमें लगाव नहीं है, यदि हमें अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव नहीं है और प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कभी भी दृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए पृथ्वी की आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता और उसकी महिमा आदि को पहचानना न केवल आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य है, क्योंकि यह हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। यह रेखांकित जितना रेखा के अंतर्गत था, जितना चिन्हित किया गया था, वह सारा आपको हमने व्याख्या करके दिखा दिया है। यह इसको आप स्वयं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत शब्दों का, वाक्यों का अपने आप विस्तार करिए, बस वो वाक्य आपके विषय से जुड़े हुए होने चाहिए। व्याख्या आपकी संपन्न मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। आगे देखिए 6 नंबर में, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है, इसका भी उत्तर
आपके सामने है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यह अनंत काल से है। कैसे आ जाते हैं यह प्रश्न, आइए हम दिखाते हैं। एक बार दिखा चुके हैं और प्रश्नों के उत्तर कैसे आ जाते हैं। देखिए, भूमि का निर्माण किसने किया है ना। तो हम देखिए भूमि का निर्माण किसने किया है, इसका उत्तर आपको गद्य खंड में छांट करके दिखाते हैं। गद्य खंड में देखिए, कहते हैं भूमि का निर्माण किसने किया है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है, यानी बहुत ही जिसका ऐसा किसी निश्चित समय में नहीं बांधा जा सकता कि भूमि का निर्माण कब से हुआ। इस प्रकार से हम प्रश्नों के उत्तर छांट लेते हैं। तो देखिए हम कहाँ पर पहुँच गए थे। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यह अनंत काल से है। फिर देखिए, भूमि के पार्थिव शरीर स्वरूप के प्रति जागरूक होने का क्या परिणाम होगा। 7 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर यह 7 नंबर उत्तर देखिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता अधिक बलवती होगी। उत्तर उसी गद्य खंड में मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कई बार पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आता रहेगा। आगे देखिए 8 नंबर में किसके सम्मिलित होने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। फिर तो उत्तर में देखिए, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित होने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यहाँ पर आपका 8 नंबर का उत्तर समाप्त हो जाता है। 9 नंबर में देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। और उत्तर में देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये सारे उत्तर आपको आपके गद्य खंड में मिल रहे होंगे। आप देखेंगे, मैं बार बार पीडीएफ को पीछे करके दिखाना नहीं चाहता, मैं समझता हूँ अच्छा समझ में आ रहा होगा। 10 नंबर में देखिए, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी। तो वही बात है, प्रश्न को केवल घुमा करके बता दिया गया है। प्रश्न को कि किस प्रकार बलवती हो सकेगी, यहाँ पर जो 7 नंबर में दिया गया था वही बात पूछी जा रही है। सिर्फ उस प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया गया है। जवाब एक ही रहेगा और नंबर एक ही दिए जाएंगे। नंबर वही अलग अलग से मिलने हैं, नंबर ज़्यादा मिलेंगे लेकिन उत्तर एक ही देना है। आप भ्रमित मत होइए कि वही उत्तर ऊपर लिख रहे हैं और वही उत्तर नीचे लिख रहे हैं। जो यहाँ उत्तर आया वही ऊपर 7 नंबर में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन प्रश्न अलग अलग से पूछा गया। बात वही है कि हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी। और इसमें पूछा गया है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम कि जितने अधिक जागृत होंगे। इसमें पूछा गया पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का क्या परिणाम होगा। तो यही परिणाम होगा कि हमारी राष्ट्रीयता की भावना बलवान बन जाएगी। यही बस बात है दोनों में। यहाँ पर हमारा 10 नंबर का यानी कि इस गद्य खंड में जो 10 प्रश्न दिए गए थे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये 10 प्रश्न दिए गए थे। आपने 10 प्रश्नों को देख लिया कि किस प्रकार से किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे हमने पीडीएफ के माध्यम से और फोटो के माध्यम से आपके ग्रुप पर भेजे हैं। तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप करना है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, हमारे पर्सनल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय के ग्रुप पर भी आप लिख करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, इसका कैसे किया जाए, मैं आपकी अवश्य मदद करूँगा। ऐसा है कि बहुत ही काम मनोयोग से करिए। किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन पढ़ाई में, आपके शिक्षण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। लगातार काम करते रहिए, लगातार सीखते रहिए, समस्या आने पर पूछते रहिए। धन्यवाद।